हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत का संविधान। और इसमें आज हम बात करेंगे, हेडिंग डाल लीजिए, अबाउट पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 3, जिसमें है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स या हिंदी में लिखेंगे मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक ही मेंशन किए गए हैं हमारी फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार। और आप जानते हैं जो कहां से लिए गए हैं? यूएसए से, अमेरिका से। चलिए लिखिए सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, दोज राइट्स विच आर दोज राइट्स विच आर मेंशनड इन those rights which are mentioned in part 3 of Indian Constitution, those rights which are mentioned in part 3 of Indian Constitution from article 12 to 35, those rights which are mentioned in part 3 of Indian Constitution from article 12 to 35 are known as fundamental rights। लिखेंगे वो अधिकार जो संविधान के भाग 3 में, वो अधिकार जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है, वो अधिकार जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है, उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। लिखेंगे द सोर्स ऑफ इट्स इंस्पिरेशन, द सोर्स ऑफ इट्स इंस्पिरेशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। लिखेंगे इनकी प्रेरणा का स्रोत अमेरिकी संविधान है। द इंस्पिरेशन ऑफ इट्स सोर्स इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। इनकी प्रेरणा का स्रोत अमेरिका का संविधान है या अमेरिकी संविधान है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में, फंडामेंटल राइट्स इंश्योर फिजिकल, मेंटल एंड मॉरल डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन्स। फंडामेंटल राइट्स इंश्योर द फिजिकल, मेंटल एंड मॉरल डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन्स। लिखेंगे मौलिक अधिकार नागरिकों के शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास को सुनिश्चित करता है। मौलिक अधिकार नागरिकों के शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास को सुनिश्चित करते हैं। अगला पॉइंट, दीज ऑल्सो इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द माइनॉरिटीज इन इंडिया। These also ensure the safety and the security of the minorities of India। लिखेंगे ये भारत के अल्पसंख्यकों के बचाव एवं सुरक्षा को भी सुनिश्चित करते हैं। ये भारत के अल्पसंख्यकों के बचाव एवं सुरक्षा को भी सुनिश्चित करते हैं। These also ensure the safety and security of the minorities of India। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे फंडामेंटल राइट्स गिव द सॉल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस डिस्प्यूट्स। फंडामेंटल राइट्स गिव द सॉल्यूशन टू द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस डिस्प्यूट्स। लिखेंगे मौलिक अधिकार राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक विवादों का हल करते हैं। मौलिक अधिकार राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विवादों का भी हल करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखेंगे, फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार हमारे वो अधिकार होते हैं जिनसे हमें वंचित नहीं किया जा सकता या जो हमसे छीने नहीं जा सकते। यदि मौलिक अधिकारों को हमसे छीना जाएगा, यदि इनसे हमें वंचित किया जाएगा, तो यू हैव द राइट टू डायरेक्टली गो इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं और जाकर अपने मौलिक अधिकारों को वापस बहाल कराने की मांग कर सकते हैं। और ध्यान रखेंगे, यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो उस कंडीशन में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, एग्जाम में सवाल पूछते हैं कि बताइए भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसके द्वारा की गई थी? अगर सुप्रीम कोर्ट ना माने तो क्या ना माने,
मैंने कहा था ना, दिमाग से सवाल मत बनाया करो वरना रायता बनता है, गोबर बनता है। वही कर दिया तूने। अगर सुप्रीम कोर्ट ना माने तो क्या ना माने, बी स्पेसिफिक। जब स्पेसिफिकली पूछेंगे तभी आंसर मिल पाएगा। क्या ना माने सुप्रीम कोर्ट? हाँ जी, तो यदि हम भारत में मौलिक अधिकारों की सबसे पहली मांग की बात करें तो ध्यान रखेंगे, लिखेंगे इन 1895। लिखिए इन 1895 एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन बिल, संविधान विधेयक के तहत। इन 1895 एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन बिल या संविधान विधेयक के तहत लिखेंगे फर्स्ट डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाज रेज्ड। 1895 ईस्वी में संविधान विधेयक के तहत भारत में सबसे पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई। इसके बाद लिखेंगे इन 1925। In 1925, Annie Besant was the first person who asked or who raised the demand of fundamental rights in India. 1955 में भारत में मौलिक अधिकारों की मांग करने वाली सबसे प्रथम महिला या सबसे पहली व्यक्ति कौन हुई? एनी बेसेंट। लेकिन ध्यान रखेंगे दैट वाज जस्ट अ वर्बल डिमांड, लेकिन ये केवल मौखिक रूप से की गई एक मांग थी। मौखिक रूप से का मतलब ये कोई रिटन या ऑफिशियल डिमांड नहीं थी। इसके बाद लिखेंगे इन 1927 1955 नहीं 1925 जी। 1925 में एनी बेसेंट के द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग की गई। इसके बाद लिखेंगे इन 1927 दैट डिमांड वाज रेज्ड बाय कांग्रेस इन मद्रास सेशन। 1927 में मद्रास अधिवेशन में इस मांग को दोहराया गया। इसके बाद लिखिए इन 1928 1928 में इन 1928 1928 में मोतीलाल नेहरू रेज्ड फर्स्ट रिटन डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 1928 में मौलिक अधिकारों की प्रथम लिखित मांग मोतीलाल नेहरू के द्वारा उठाई गई। फर्स्ट रिटन डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाज रेज्ड बाय मोतीलाल नेहरू, और लिखेंगे थ्रू हिज नेहरू रिपोर्ट, अपनी नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी और उसी नेहरू रिपोर्ट के ही तहत मौलिक अधिकारों की सबसे पहली रिटन डिमांड प्रथम मांग की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। लिखेंगे आफ्टर दैट, इसके बाद इन 1931 1931 ईस्वी में दैट डिमांड वाज रिपीटेड इन लिखेंगे कराची सेशन एंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1931 में लिखेंगे इस मांग को कराची अधिवेशन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दोहराया गया। बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, लेकिन 1935 का भारत शासन अधिनियम, लिखेंगे बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज सेंट विदाउट फंडामेंटल राइट्स, लेकिन 1935 का भारत शासन अधिनियम बिना मौलिक अधिकारों के ही भेज दिया गया। लेकिन 1935 का भारत शासन अधिनियम बिना मौलिक अधिकारों के ही भेज दिया गया। बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज रेज्ड और वाज सेंट विदाउट फंडामेंटल राइट्स। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड टुडेस कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे पूछेंगे कि बताइए हमारे वर्तमान के संविधान में और 1935 के भारत शासन अधिनियम में सबसे बड़ा डिफरेंस किस चीज का है? तो ध्यान रखेंगे द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन टुडेस कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का प्रावधान। क्योंकि आप जानते हैं कि जब 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित करके भेजा गया था तो उस समय हमारे संविधान में या उस समय 1935 के भारत शासन अधिनियम में मौलिक अधिकारों का कोई प्रोविजन नहीं था, मौलिक अधिकारों का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन टुडे वी हैव आवर फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35। लेकिन आज हमारे संविधान में या हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है या मौलिक अधिकारों को मेंशन किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक ही हम बात करते हैं किसके बारे में? फंडामेंटल राइट्स के बारे में या मौलिक अधिकारों के बारे में। 1935 में या 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जब अंग्रेजों ने मौलिक अधिकार नहीं दिए या मौलिक अधिकारों का प्रावधान नहीं किया गया तो ध्यान रखेंगे 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जो कहलाती है तेज बहादुर सप्रू कमेटी, जो कहलाती है तेज बहादुर सप्रू समिति, तेज बहादुर सप्रू कमेटी या तेज बहादुर सप्रू समिति। इसका गठन 1945 में 1945 में किया गया और तेज बहादुर सप्रू कमेटी को ही यह काम सौंपा गया कि नेहरू रिपोर्ट में जितने भी मौलिक अधिकारों की मांग हमने की थी
अब उन सारे के सारे मौलिक अधिकारों को रिव्यू किया जाए, उनकी समीक्षा की जाए और ये डिसाइड किया जाए कि हमारे देश में वो कौन से अधिकार होने चाहिए जिन्हें हम मौलिक अधिकार कहें, और वो कौन से अधिकार होने चाहिए जो केवल और केवल निर्भर करें किस पर, राज्य पर, स्टेट पर। तेज बहादुर सप्रू कमेटी के ही द्वारा, ध्यान रखेंगे, नेहरू रिपोर्ट में लिखित मौलिक अधिकारों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। आगे चलकर हमारे संविधान में, ध्यान रखेंगे, एक वो अधिकार बने या एक वो राइट्स बने जो यदि हमसे छीन लिया गया या यदि हमें उनसे वंचित कर दिया गया तो आप उन्हें प्राप्त करने के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। और एक वो अधिकार बना दिए गए जो हमसे छीन लिए गए या जिनसे हमें वंचित कर दिया जाए तो आप उनके अगेंस्ट या आप उनके खिलाफ न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, बेसिक डिफरेंस या बेसिक सी चीज, वो अधिकार जिनके छीने जाने पर हम न्यायालय में जा सकते हैं, बस वही ऐड कर दिए गए किसमें, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और वही बने हमारे फंडामेंटल राइट्स जिनका प्रावधान कर दिया गया आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। और आप जानते हैं विचार, आइडिया कहां से आया, यूएसए से। और वो अधिकार जो पूरी तरीके से राज्य पर निर्भर करते हैं, वो जिनके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते या जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो ध्यान रखेंगे वही कहलाए डीपीएसपी। उन्हें जोड़ दिया गया संविधान के भाग 4 में, उन्हें जोड़ दिया गया पार्ट 4 में, और वही कहलाए डीपीएसपी। लिखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या हिंदी में लिख सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इनका प्रावधान आर्टिकल 36 से लेकर कर दिया गया आर्टिकल 51 तक। और ये कहां से लिए गए, आयरलैंड से, ये लिए गए हैं आयरलैंड से। नोट कीजिए फटाफट। लिखिए सबसे पहले आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 12। आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 12। लिखेंगे, इसमें है डेफिनेशन ऑफ स्टेट या राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट या राज्य की परिभाषा। सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे भाई, जब हम संविधान का भाग 3 और भाग 4 पढ़ते हैं तो भाग 3 और भाग 4 में जब भी हम स्टेट वर्ड का यूज करेंगे, जब भी हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पर राज्य का मतलब क्या होगा, या फिर हम राज्य में या स्टेट में किन किन को इंक्लूड कर सकते हैं या क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, उसी के बारे में यहां पर वर्णन है। इसमें है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। लिखेंगे एज पर दिस आर्टिकल, इस अनुच्छेद के तहत, एज पर दिस आर्टिकल या इस अनुच्छेद के तहत, फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन स्टेट, राज्य में निम्नलिखित शामिल है। एज पर दिस आर्टिकल, इस अनुच्छेद के तहत, एज पर दिस आर्टिकल या इस अनुच्छेद के तहत, लिखेंगे फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन स्टेट, राज्य में निम्नलिखित शामिल है। अब राज्य में क्या क्या शामिल है, या भाग 3 और भाग 4 में हम किन किन को स्टेट कह सकते हैं या राज्य कह सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट। लिखेंगे भारत सरकार एवं संसद, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट, भारत सरकार, भारत सरकार और संसद। अगर गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट चेंज किया तो मतलब कमाल की बात है भाई। जब तुम्हें इतना पता है और जब तुम इतने होशियार हो कि संविधान में संशोधन करके अमेंडमेंट किए जा सकते हैं या संशोधन किए जा सकते हैं, तो मेरे भाई आपको इतना तो पता ही होगा कि यदि फंडामेंटल राइट्स में कोई संशोधन भी किया जाता है, कोई अमेंडमेंट भी किया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है या जो मूलभूत संरचना है हमारे संविधान की, उसे तो नहीं बदला जा सकता। तो आप खुद बताइए, अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट कैसे खत्म हो जाएंगे या चेंज हो जाएंगे? वो तो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो तो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, मूलभूत संरचना में आता है। तो आर्टिकल 12 में हमने कहा राज्य की परिभाषा, तो राज्य में हम किन किन को शामिल करेंगे? सबसे पहले द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट, भारत की सरकार या भारत सरकार और संसद। और आप जानते हैं कि यदि हम संसद की बात करते हैं, यदि हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो पार्लियामेंट मिलकर बनी है किससे? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। कहने का मतलब भाग 3 और भाग 4 में, या आप कह सकते हैं पॉलिटी या संविधान की भाषा में, हम राष्ट्रपति को भी क्या कह सकते हैं? स्टेट, राज्य। नेक्स्ट अगला लिखेंगे स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, हिंदी में राज्य की सरकार एवं राज्य का विधानमंडल, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। हिंदी में लिखिए राज्य की सरकार एवं राज्य का विधानमंडल।
राज्य की सरकार एवं राज्य का विधानमंडल। और हम सब जानते हैं यदि हम बात करते हैं राज्य के विधानमंडल की, तो जिस तरीके से संसद मिलकर बना है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से, तो बिल्कुल ऐसे ही राज्य का विधानमंडल मिलकर बना है किससे? राज्य का विधानमंडल मिलकर बना है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से। तीसरा लिखेंगे लोकल ऑफिशियल्स। लोकल ऑफिशियल्स या स्थानीय प्राधिकारी। लोकल ऑफिशियल्स या स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी या लोकल ऑफिशियल्स से क्या मतलब है? लिखेंगे पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। लिखिए पंचायतें, नगर पालिकाएं और जिला बोर्ड। इसके अलावा नंबर 4 लिखेंगे ऑल द पोस्ट एंड द डिपार्टमेंट्स। ऑल द पोस्ट एंड द डिपार्टमेंट्स विच आर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। वो सभी पद एवं विभाग, वो सभी पद एवं विभाग जिनकी स्थापना विधि या संविधान के तहत की गई है, जिनकी स्थापना विधि या संविधान के तहत की गई है, वो सभी शामिल होते हैं किसमें? स्टेट में या राज्य में। तो जब भी हम बात करते हैं राज्य की, तो भाई राज्य का मतलब केंद्र सरकार भी हो सकता है, राज्य सरकार भी हो सकता है, संसद भी हो सकता है, विधानमंडल भी हो सकता है, पंचायत भी हो सकती है, नगरपालिका भी हो सकती है, जिला बोर्ड भी हो सकता है। इसके अलावा कोई भी वो पदाधिकारी या विभाग जो संविधान के तहत स्थापित है या विधि के तहत स्थापित है। और इसके अलावा और ऐसे कई सारे विभाग, ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिन्हें स्टेट कहा गया है विभिन्न वादों में या विभिन्न केसेस में, वो सब इंक्लूड होंगे किसमें? स्टेट में, यानी कि राज्य में। नेक्स्ट अगला लिखेंगे आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 13। आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 13। आर्टिकल 13 में क्या है? लिखेंगे टर्मिनेशन ऑफ द लॉज मेड अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स। हिंदी में लिखेंगे मौलिक अधिकारों से असंगत विधियों का शून्य होना या निलंबित होना। टर्मिनेशन ऑफ द लॉज मेड अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों से असंगत विधियों का या कानूनों का शून्य होना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि राज्य के द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है या कोई भी ऐसा लॉ बनाया जाता है जिससे हमारे मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचता है या हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, वायलेशन होता है, तो ध्यान रखेंगे सुप्रीम कोर्ट कैन टर्मिनेट दैट लॉ। तो सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह उस विधि को, उस कानून को निलंबित करार कर सकती है, निलंबित कर सकती है या उसे नल एंड वॉइड कर सकती है। कहने का मतलब राज्य के द्वारा कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जिससे मौलिक अधिकारों का वायलेशन हो या हनन हो। लिखेंगे देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। सर फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट, लेकिन उससे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अब बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब फॉर एग्जांपल, ठीक है, भाव को समझेंगे। ठीक है, हमने कहा कि वी शुड ऑलवेज मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें भारत की हमेशा एकता और अखंडता को संभाल कर रखना चाहिए या उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। अब आप खुद बताइए, क्या हम अपने मौलिक अधिकारों में कोई ऐसा संशोधन कर दें जिससे हमारे देश की अखंडता और एकता पर ही सवाल खड़ा हो जाए? पता चला कि अभी तक तो हम एकता से रह रहे थे, यूनाइट होकर रह रहे थे, कि पता चला राज्य के द्वारा कोई ऐसा कानून बना दिया गया कि कई समुदायों में आपस में ही क्या हो गई? लड़ाई हो गई, आपस में ही झगड़ा हो गया, वायलेशन हो गया। कहने का मतलब यह है कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यदि हम ये कह रहे हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हम ऐसा कोई संशोधन नहीं कर देंगे कि भाई वो डेमोक्रेसी पे ही सवाल उठा दे या क्वेश्चन मार्क लगा दे। ये मतलब है कहने का कि बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिस्टर्ब्ड। लिखेंगे वी हैव 6 और देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3। भाग 3 में लिखेंगे मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, या भाग 3 में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो कि कौन कौन से हैं? बस एक मिनट रुकिए। डिफरेंस बिटवीन म्युनिसिपैलिटी एंड नगरपालिका, बहुत ही बढ़िया भाई। इंग्लिश में म्युनिसिपैलिटी है और हिंदी में नगरपालिका, तो डिफरेंस हुआ सिर्फ लैंग्वेज का, सिर्फ भाषा का। हाँ सर, पार्लियामेंट को राइट है ना अमेंडमेंट करने का? जी हाँ बिल्कुल, पार्लियामेंट को अधिकार है, संसद को यह अधिकार दिया है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। तो वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स, हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। लिखेंगे सबसे पहला लिखेंगे राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। राइट टू इक्वालिटी या समानता का अधिकार जो है, लिखेंगे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक होता है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी।
नेक्स्ट अगला लिखेंगे राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। अगला लिखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन या हिंदी में लिखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन या शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24, अनुच्छेद 23 और 24। आर्टिकल 23 एंड 24। नेक्स्ट अगला लिखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार लिखेंगे आर्टिकल 25 टू 28, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगला नेक्स्ट लिखेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार लिखेंगे आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। नेक्स्ट नंबर 6 लास्ट लिखिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो किसमें है लिख लीजिए आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32। आर्टिकल 32 या अनुच्छेद 32। हाँ चलिए कहानी को वहीं पर रोक देते हैं। अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम